सर आरटीआई रिप्लाई कल आया जिसमें ये बताया गया कि पीडीपी ने ऑथराइज्ड एजेंट्स को अपॉइंट नहीं किया था राज्यसभा पोल्स के द्वारा, कैसे देखते हैं आप? ये डिपेंड करता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान क्या फैसला हुआ था, एजेंट्स किन को रखने थे। क्या पीडीपी ने उनसे एजेंट्स मांगे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस से? अगर मांगे थे तो मेरी पार्टी को मैं ये कहूँगा कि उनको बताना पड़ेगा कि उनने पीडीपी का एजेंट क्यों नहीं रखा। और अगर नहीं मांगा था पीडीपी ने एजेंट तो ठीक है, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एजेंट रखा था, फिर उस पर भरोसा करना पड़ेगा। ये दोनों जमातों को सामने आके बात जो है जाहिर करनी पड़ेगी। हमें भी शकूक है, आपको भी शकूक है। चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि मैं जानता हूँ कि क्रॉस वोटिंग किन्होंने की है, तो मैं आपके ज़रिए से उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये वो बता दें, क्योंकि उन्होंने ये दावा किया है कि उनके पास वो नाम है। वो ये बता दें, सबूत के साथ साथ बता दें कि ये क्रॉस वोटिंग किसने की है, ताकि हमें भी पता चले क्या पीडीपी के लोगों ने क्रॉस वोटिंग की या नेशनल कॉन्फ्रेंस में से किसी ने क्रॉस वोटिंग की। क्योंकि एमएलए ने जो राज्यसभा के लिए उस वक्त वोट किया है वो इनडायरेक्ट वोट होता है एक सिटीज़न का। राज्यसभा के लिए शहरी जो है, हम सिटीज़न जो है डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते हैं, हम अपने एमएलएज के ज़रिए वोटिंग कराते हैं। तो एमएलएज को रिफ्लेक्ट करना होता है वही सेंटिमेंट जो वोटर्स का होता है। अगर हमारे एमएलएज ने, चाहे वो पीडीपी से हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस में से हो, जो भी इंडिविजुअल हो, अगर उन्होंने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के हक में वोट दिया है और राज्यसभा के उस कैंडिडेट को कामयाब कराया है, या उसमें इन दोनों पार्टीज में से किसी का रोल है, वो कौम के मुजरिम है, उनको उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। सजा लोन का आज का बयान है, उन्होंने कहा कि ये जीकेएलसी पीडीपी और बीजेपी के बीच में मैच फिक्सिंग था राज्यसभा। वो उनको पता होगा, उनकी मैच फिक्सिंग नहीं होती, उनकी कोalition होती है सीधे बीजेपी के साथ। सजाद लोन ने खुद ये कहा, कोalition भी चलाई है, उनके गवर्नमेंट का हिस्सा बने हैं, उनके कोटा से मिनिस्टर भी बने हैं। वो तो कम से कम क्लियर है वो कोalition में है बीजेपी के साथ। अब मैच फिक्सिंग है या नहीं है वो ऐसे पता चलेगा जब दोनों पार्टीज़ के साथ के जवाब में क्लैरिटी आए और ये बताया जाए कि एजेंट्स किनके थे, किनके कहने पे थे, और किसने एजेंट मांगा था और किसका एजेंट नहीं था वहाँ पे। और चीफ मिनिस्टर उन इंडिविजुअल्स का नाम दे जो उन्होंने दावा किया था कि वो उनके नाम जानते हैं जिनने क्रॉस वोटिंग की। सर, रिमूवल ऑफ उर्दू लैंग्वेज पर भी जो है काफी बात हो रही, कल पीडीपी की जानिब से प्रोटेस्ट भी किया गया, तो क्या इसको आप कैसे देखते हैं? अगर उस बारे में कोई फैसला लिया गया है वो गलत है, उस फैसले को वापस लेना चाहिए। और उर्दू से ज़्यादा हम कश्मीरी भूल चुके हैं। कश्मीरी, डोगरी, जितने भी हमारी इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं, लद्दाखी, बल्ती, गोजरी, पहाड़ी, ये सारी हमारी इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं। उर्दू से ज़्यादा हमला हमारी अपनी लैंग्वेजेस पे, कश्मीरी ख़त्म हो रही है, गोजरी, डोगरी ख़त्म हो रही है, बल्ती, लद्दाखी ख़त्म हो रही है। यहाँ के जितने भी रीजनल पार्टीज़ हैं, हम सभी जो यहाँ पे हमारा स्टेक है, इंडिविजुअल्स है, हमें अपनी अपनी इंडिजिनस लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हाँ, सरकारी हवाले से अगर उर्दू के हवाले से कोई फ़ैसला लिया गया है उसमें क्लैरिटी आनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। अगर फ़ैसला लिया गया है उस फैसले को वापस लेना चाहिए, गलत है। ये हमारे न सिर्फ कल्चर के ख़िलाफ़ है, उर्दू एक अहम हिस्सा है हमारे कल्चर का, मजमूई कल्चर का, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के मजमूई कल्चर का एक अहम हिस्सा है। उसके साथ साथ हमारी सरकारी लैंग्वेज जो है वो उर्दू रही है, रेवेन्यू के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। ऑप्शनल बनाया जाए उसमें कोई शक नहीं है कि हिंदी को भी ऑप्शनल बनाया जाए रेवेन्यू लैंग्वेज के हवाले से, मगर उर्दू जो है वो दहाइयों से, मैं तो ये कहूँगा कि अब ये भी कह सकते हैं कि सदियों से अब हमारी सरकारी लैंग्वेज रही है रेवेन्यू के हवाले से और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के हवाले से। सर, शोपियान के सबसे बड़े जो दरगाह है उसे बंद कर दिया गया है सिराजुल उलूम को, उस पर आप क्या नज़र? मैंने कल ही उस बारे में स्टेटमेंट दिया है। ये कंटिन्यूएशन है जो हमारा इंटेलेक्चुअल हम पे जो इन्वेजन हो रहा है ना, वो कल्चरल जिसकी मैंने बात की थी, जो हम पे शराब थोपा जा रहा है, हालांकि उसको दूसरे रंग में फिर ट्विस्ट करने की कोशिश की गई। हम पे शराब थोपा जा रहा है, हम पे ड्रग्स थोपा जा रहा है, इंटेलेक्चुअली हमें जो है इनकैपेबल करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा किताबों पे बैन लगी पिछले साल, अब दरगाहों पे स्कूल्स पे बैन लग रही है, और वो सब कुछ पीएसए, यूएपीए, इन सब के आड़ में। हो सकता है कुछ इंडिविजुअल्स जो है किसी एक्टिविटी में शामिल हो जिसको कोर्ट में साबित करने की ज़रूरत है, उन इंडिविजुअल्स को भी, और वो भी कोर्ट में साबित करने की ज़रूरत है।
आप आर्बिट्रेरी तौर पे इंडिविजुअल्स को सज़ा नहीं दे सकते कोर्ट के बाहर. आप आर्बिट्रेरी तौर पे इंडिविजुअल्स की बुनियाद पे इंस्टीट्यूशंस को सज़ा नहीं दे सकते. तो हमारे दीनी मामला जो है, कल्चरल मामला जो है, इंटेलेक्चुअल मामला जो है, उन सभी चीज़ों को अरेस्ट किया जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है. और हमें अपनी शनाख्त से, जो मैं आइडेंटिटी की बात करता हूँ, हम एग्जिस्टेंस की लड़ाई क्राइसिस में है इस वक्त, जो मैं 2019 के बाद बार बार कहते आ रहा हूँ कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी डिग्निटी और हमारी एग्जिस्टेंस क्राइसिस में है. हर चीज़ पे हमला हो रहा है. आपकी अभी जो सवाल हुआ, लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है उर्दू हमारे सरकारी लैंग्वेज में. कश्मीरी लैंग्वेज पे भी आप देखिए ऑर्गेनाइज तरीके से जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है. इसी तरह से हमारे कल्चर को जो है बदलने की कोशिश की जा रही है. शराब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ड्रग्स में हमारे बच्चों को मुब्तला किया जा रहा है. इंटेलेक्चुअल हमारा जितना भी विरसा है, किताबें, उन पे बैन लगा दी गई. इंटेलेक्चुअल बिल्डिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग जहाँ से होती है, स्कूल्स, मदरसे, उन पे ताले लगाए जा रहे हैं. लेजिस्लेटिवली हमें तो आइनी तौर पे तो हमें ख़त्म किया ही गया है. 370 भी ख़त्म है और हम यूनियन टेरिटरी है, तो लेजिस्लेट हम कर नहीं पाते हैं. हमारे जवान विदाउट ट्रायल्स जो है वो बंद है. ये सारा पैकेज देख के भी अगर आप इस कंक्लूजन पे ना आए कि हमारी एग्जिस्टेंस क्राइसिस में है, हमारी आइडेंटिटी के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है, तो फिर हम कब जागेंगे. और इसीलिए मैं लास्ट सेंटेंस ये कहूँगा कि बजाय इसके कि हम सिम्टम्स के साथ लड़े, हमें पूरे कॉज के साथ लड़ना पड़ेगा, कॉज के खिलाफ लड़ना पड़ेगा. कभी आप कहेंगे कि मदरसे पे, स्कूल पे, यूनिवर्सिटी पे ताला लगाया गया, कभी आप कहेंगे लैंग्वेज पे जो है बैन लगा दी गई. ये सारे सिम्टम्स है. कॉज क्या है इसका? हमारी ऑटोनॉमी हमसे छीनी गई, जिसके ज़रिए हम इन सभी चीज़ों का ख्याल रखते थे, ऑर्गेनाइज करते थे. तो हमें अपने कॉज की लड़ाई लड़नी चाहिए. सर, आपने जो कल्चरल इन्वेजन की बात की और आपने शराब को लिंक किया उस चीज़ से, पर सीएम का खुद कहना है कि टूरिस्ट कश्मीर नहीं आएंगे अगर शराब नहीं बिकेगी. अब उस स्टेटमेंट को फिर चेंज भी किया गया. एमएलए पापोर ने भी वही बात की थी, अब फिर उसे सुबह चेंज किया आपके गया वो था. चीफ मिनिस्टर किसी और यूनिवर्स में रहते हैं, मैं किसी और यूनिवर्स में रहता हूँ. मैं उसकी अब रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता ना. वो शायद हकाइक से दूर है, या हकाइक उनकी नज़रों के सामने कुछ और है, मेरी नज़रों के सामने हकाइक कुछ और है. टूरिज़म के लिए शराब का होना ज़रूरी नहीं है. बहुत सारी मिसालें ऐसी है दुनिया में जहाँ पे टूरिज़म फलता फूलता है, शराब के बगैर भी फलता फूलता है. और मैं इस हद तक जाऊँगा कि अगर हमारे टूरिज़म के इन्फ्लक्स के लिए तनहा वजह शराब है, तो हमें उस टूरिज़म से उसमें फिर रिफॉर्म्स ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए. हमें, अगर वो शराब पे अल्कोहल डिपेंडेंट टूरिज़म है, हमें उस टूरिज़म से फिर अल्कोहल डिपेंडेंट टूरिज़म से फिर दूर रहना चाहिए. और हमारी मोहताजी नहीं है. और कश्मीर टूरिज़म के हवाले से शराब के अलावा, शराब के बगैर बहुत सारे ऐसे जो है यहाँ पे फैसिलिटीज़ और नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज है वो पेश करता है, जिसकी बुनियाद पे टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं यहाँ पे. मेहराज मलिक की रिहाई के बारे में क्या कहेंगे आप? बिलाखिर 8 महीने के बाद, हालांकि 8 महीने अब उन्हें वापस कहाँ से मिलेंगे जो बेगुनाह, जिस तरीके से हमारे हज़ारों नौजवान अभी विदाउट ट्रायल्स बंद हैं. कल को उनके ट्रायल शुरू होंगे और वो साबित होगा कि वो बेगुनाह थे. वो 6 साल 7 साल उन्हें वापस कौन देगा? इसी तरह से महराज मतलब ये 8 महीने उसे वापस कौन देगा? इसका जिम्मेदार कौन है कि गलत तरीके से उसे PSA के अंदर बंद रखा गया था? अगर उसका जुर्म किसी ज़ुबान की वजह से इतना बन सकता था कि उस पर जुर्माना लग सकता था, उसके बजाय उस पर PSA लगाया गया. 8 महीने से उसको सलाखों के पीछे रखा गया, फैमिली से दूर रखा गया, इनफैक्ट बच्चे से अपने दूर रखा गया. ये नाइंसाफ़ी है ना, ये जुल्म है. हम ठीक है, हम खुश है वो रिहा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह वो रिहा हुए और उन्हें दोबारा सलाखें ना देखनी पड़े. मगर जो ज़िम्मेदार था वो इन 8 महीनों के कैद के लिए, ज़्यादती के लिए, उसके ख़िलाफ़ क्या? जस्टिस तभी मुकम्मल होगा ना जब जिसने ये ज़्यादती की उसको अब सज़ा मिले. अब ये पुलिस स्टेट बन चुका है. इट्स ओपन फॉर ऑल. एक्स्ट्रा जुडिशल जो है यहाँ पे इक़दामात उठाए जाते हैं, आर्बिट्रेरी तौर पे इक़दामात उठाए जाते हैं. किसी भी कश्मीरी को, जम्मू के किसी भी बेगुनाह को, लद्दाख के किसी भी बेगुनाह को उठा के बंद रखो, पूछने वाला कोई नहीं है. कानून ही अब पूछ नहीं सकता है. तो ये कानून का खौफ जो ख़त्म हो चुका है. इस तरह से कितने ही महराज मलिक जो है वो इसका शिकार हो सकते हैं. कितनी हज़ारों नौजवान जो अभी भी जेलों में हैं वो भी शिकार है. हमारे ईजन रशीद MP होने के बावजूद वो देखिए अभी भी उनके ट्रायल्स जो है वो ख़त्म ही नहीं हुए, शुरू ही नहीं हुए.
तो वो विदाउट जुर्म के बगैर अभी जुर्म उनका कोई साबित ही नहीं हुआ है, वो कन्विक्ट ही नहीं है और सालों से वो जेल में है। लोगों ने उन्हें मैंडेट दिया, पार्लियामेंट मेंबर बनाया, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, मगर अभी भी जो है इंसाफ उनके साथ नहीं हो रहा है, जुडिशरी उनके साथ सही काम नहीं कर रही है, कानून उनके साथ सही काम नहीं कर रहा। कल उन्हें मिन्नतें करनी पड़ी कि मेरा बाप बीमार है, वो उसका चेहरा देखने दे दीजिए, तो कहीं जाके उसको ये इजाज़त दी गई कि वो अपने वालिद साहब की तीमारदारी करे, और वो भी शराइत के साथ साथ। तो ये सारी ज़्यादतियाँ, ये एक्स्ट्रा जुडिशल या आर्बिट्ररी जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है और इसको कैसे रोका जाएगा, और जिनकी वजह से ये सब हो रहा है उनको सज़ा कब मिलेगी? सर मुझे एक और सवाल जानना था कि सोपोर मामले में 6 PSAs जो है लगाए गए हैं, आप उस पर कैसे नजर? अभी जो मैं बात कर रहा पर था, वो कहा गया कि वैंडलिज्म किया गया, लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया गया, आपको लगता है कि क्या उतना एक्सट्रीम स्टेप लिया गया था कि PSA को इन्वोक किया जाए? मतलब महराज मलिक ने कौन नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ आप ही की बात का। महराज मलिक ने कौन सा वैंडलिज्म किया था? उन पे PSA लगाया गया कि नहीं लगाया गया? तो इसी तरह से आप कितना भी साबित करें कि ये इतना एक्सट्रीम कोई किसी ने हरकत नहीं की थी, ये अपनी मर्जी से आर्बिट्ररी तौर पे अपनी मर्जी से किसी पे भी PSA लगाते हैं। अब कश्मीर में बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में बिलुमूम कश्मीर में किसी को भी कोई भी नाम दे के PSA लगा सकते हैं। आप साबित कहाँ पे करेंगे कि ये PSA के लायक नहीं था? ये जुर्म अदालत में करेंगे ना, इंस्टीट्यूशंस में करेंगे। वो इंस्टीट्यूशंस बदकिस्मती से तमाशा देख रहे हैं। ये PSA पहले लगना ही नहीं चाहिए था। रिसेंटली आप देख लीजिए, ईरान में जो हमले हुए उसमें आयतुल्लाह ख़ामनेई शहीद हुए, उसके जवाब में नहीं, उसके रिएक्शन में चूँकि जज्बात जो है मुंतशिर हुए थे, हर्ट हुए थे, लोग निकले सड़कों पे, उन्होंने आज़ादारी की। वो आज़ादारी थी, किसी ने कोई वैंडलिज्म नहीं किया। PSA नहीं लगाया गया बहुत सारे लोगों पे, PSA के लिए तैयारियां नहीं हो रही है। इसी तरह से बहुत सारी मिसालें ऐसे हैं। कश्मीरी को अब स्केपगोट करना बहुत आसान हो गया है। कुछ भी कहे, एक बात ही कह दे कश्मीरी अपने हक में, उसके ऊपर PSA लगाया जा रहा है। तो ये PSA रिजीम जो है, UAPA रिजीम जो है, इसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। कोई सुनेगा नहीं, हम बोलेंगे कि इसको ख़त्म करो, कोई ख़त्म नहीं करेगा। इसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा, और वही लड़ाई जो है, मैं ये जो बार बार आप मुझसे सवाल पूछते हैं या हमारे साथी मुझसे सवाल पूछते हैं चीफ मिनिस्टर के बारे में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में, मेरी और कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई डिफरेंस नहीं है। मेरा गर्ज ही यही है कि ये PSA रिजीम, ये UAPA रिजीम, आर्बिट्ररी जो हमारे साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, कभी स्कूल बंद, कभी मदरसे बंद, कभी यूनिवर्सिटीज़ बंद, कभी उस पर पाबंदी, कभी इस पर पाबंदी, हमें इस कॉज के खिलाफ लड़ना, हमें वो रेजिस्टेंस करनी है। तो ये लड़ाई लड़नी थी इस मैंडेट के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला था, हमारी पार्टी को मिला था, चीफ मिनिस्टर को मिला था, हमें ये लड़ाई लड़नी थी। मगर वो क्या करे, मुझे लगता है कि ये बात सुनने के लिए हमें कहीं पे मैराथन रखना पड़ेगा। शायद वो उसी बहाने से उस दिन आ जाए मैराथन पे।